Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of November 2025. 1 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और जहां तक है मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको सुबह 7 साढ़े 7 तक पूरा वीडियो मिल जाए, ताकि आप जब उठें तो आपकी शुरुआत एनालिसिस के साथ हो। रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक और शेयर बिल्कुल दबा के करो यार, प्लीज। मतलब आप लोग इतने अच्छे कंटेंट को भी लाइक नहीं करोगे तो फिर क्या लाइक करोगे ना। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो एटलीस्ट आपका बिल्कुल गलत नहीं होने दूंगा। यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं आएगा। जस्ट बिलीव इन मी। एंड जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करते रहना। जो हम एनालिसिस करते हैं उसको थोड़ा सा अपने एक समरी नोट्स के रूप में बनाते रहना, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को। लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अब यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है जब तक आपने ऑल नोटिफिकेशंस को इंक्लूड नहीं किया है। और अगर हाइप कर सको वीडियो तो हाइप कर देना, ठीक है ना। मतलब इन सारी चीज़ों में किसी में भी पैसे नहीं लगते हैं, तो अगर आप कर सको, फ्री फंड में हमारी मदद कर सको तो वो कर लेना। कमेंट करना जरूर। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, सीरियसली इनको ले रहे हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। अपन डेली 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो जो कि आपको काफी हेल्प करने वाले हैं इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India। आपको बताना है कि इनमें से किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट, the Charter Act of 1793 and the Charter Act of 1833। The correct answer for this is D, the Charter Act of 1833। I hope you got clarity regarding this। दूसरा सवाल है, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। With reference to Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longhurst, Robert Sewell, जेम्स बर्जेस, वॉल्टर एलियट, ये आपको बताना है कि किस चीज से एसोसिएटेड थे। ऑप्शंस हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, establishment of the English press in colonial India, establishment of churches in the princely states, construction of railways in the colonial India। तो बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन अगेन मैं जैसे बोलता हूँ कि ये एक तरीके का फैंसी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर आपको बिल्कुल नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। तो ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हैं। पहला लिखा है देखो बरिंद्र कुमार घोष, दूसरा लिखा है जोगेंद्र चंद्र बैनर्जी, तीसरा लिखा है रास बिहारी बोस। आपको बताना है कि हु वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। इनमें से कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था गदर पार्टी में। ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2, 2 only, 1 and 3 या 3 only। तो देखो इसका कोई आंसर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दे दूंगा, लेकिन अभी आप लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करने के लिए देते हैं ना, तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए आंसर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा अगर नहीं बना हो सकता है गूगल करने पे भी आपको ना समझ में आए, तो कई बार आपको ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आज के एनालिसिस पार्ट पर आते हैं, बाकी बाद में कोट ऑफ द डे में बताऊंगा आपको। पहली न्यूज अब देखो फ्रंट पेज की है। इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू एनहांस द डिफेंस टाइज। अब इंडिया और यूएस ने अभी, आपको सबको पता है कि आसियान का समिट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? मलेशिया, कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है, मलेशिया की कैपिटल है, वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो उसमें साइडलाइंस में डिफेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती है। तो उसी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो आपके अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिल करके एक डिफेंस पैक्ट 10 साल का 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क ये स्टार्ट किया है। ये इसके लिए कल साइनिंग हुई है 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क की। और ये एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है, इन डिफेंस पार्टनरशिप को और ज़्यादा इन्हांस और ज़्यादा डीप करने के लिए है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेट मी टेल यू वन बाय वन। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है टू डीपन द कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑल डिफेंस डोमेन्स। कौन कौन से डोमेन में कोलैबोरेशन होगा? लैंड, मैरीटाइम, एयर। अब देखो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ऑलरेडी है हमारा डिफेंस टाइज अमेरिका के साथ, बट दिस इज इन ऑर्डर टू डीपन द रिलेशनशिप। इसलिए लिखा डीपन द रिलेशनशिप। लैंड, एयर और मैरीटाइम तो आपका हो ही गया। इसके अलावा और कौन से डोमेन्स हैं? तो स्पेस, साइबर स्पेस ऑल्सो, है ना। तो नाउ दिस इज द एडिशनल पॉइंट्स की स्पेस और साइबर स्पेस में भी हमने कहा है कि नाउ वी विल फर्दर डीपन आवर एसोसिएशन फॉर द डिफेंस पार्टनरशिप। देन इसके अलावा
इनका जो मेन एम है इस डिफेंस पार्टनरशिप का वो है फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फॉर एनहांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी टू इंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। तो फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, for enhancing interoperability and for strengthening maritime security to ensure the free flow of कॉमर्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि क्या क्या चीज इसके अंदर है। मैंने आपको इंडो पैसिफिक ओपन रखना है। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए कैसे ऑपरेट कर सकते हैं एक डिफेंस फोर्स दूसरे डिफेंस फोर्स के साथ। इसके अलावा फॉर स्ट्रेंथनिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे वो कर सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उन्होंने ये भी कहा कि दैट इंडिया रिमेन्स प्रायोरिटी पार्टनर फॉर वॉशिंगटन इन द डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया जो है एक प्रायोरिटी पार्टनर है यूएसए का, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर दैट कि ये प्रायोरिटी पार्टनर का कंसेप्ट क्या होता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको मूव अहेड विद मी। सेंसस सेल्फ इन्यूमरेशन ट्रायल टू बिगिन इन सेलेक्ट एरियाज टुडे। अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इसमें आपको मैं सेंसस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी जरूर आएगा, ये आप याद रखिएगा इस बार का, ठीक है ना। तो लेट्स स्टडी अबाउट द सेंसस फॉर सेंसस फर्स्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा नोट्स। द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, देखो पहले सेंसस कब होता है, सेंसस हर 10 साल में होता है। लास्ट सेंसस जो हुए तो 2011 में हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कब होने थे, 2021 में होने थे, ठीक है ना। ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कोविड चल रहा था 2021 के टाइम पीरियड में, ये भी आपको पता होगा। तो जब कोविड चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेंसस नहीं हो पाया, तो अब उसका डेट दोबारा निर्धारित किया गया है कि अब 2026 2027 तक ये 2 फेजेस में चलेगा, ठीक है, अलग अलग फेजेस में चलेगा और 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसमें कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है इस बार के सेंसस के वो ये है कि ये फर्स्ट नेशन वाइड कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन है सिर्फ सिंस 1931। 1931 के बाद का ये पहला कास्ट बेस्ड इन्यूमरेशन होगा, ठीक है ना, 1931 के बाद, मतलब कि फर्स्ट कास्ट सेंसस आफ्टर द इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 के तहत आता है। कौन सा? सेक्शन 3 ऑफ द 1948 सेंसस एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ द 1948 सेंसस एक्ट, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। एंड गवर्नमेंट का ये भी है कि ये 16th सेंसस है, 16वां सेंसस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ इन्यूमरेशन। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम जो हाउस होल्ड्स हैं दे विल हैव द ऑप्शन टू सेल्फ इन्यूमरेट वाया गवर्नमेंट पोर्टल और अ मोबाइल ऐप, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू आप सेल्फ इन्यूमरेशन भी कर सकते हैं और वही चीज आज न्यूज में भी आई है। सेंसस सेल्फ इन्यूमरेशन ट्रायल टू बिगिन इन सेलेक्ट एरियाज टुडे। इसका जो ट्रायल है वो ऐप या पोर्टल के माध्यम से आज शुरू होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको मैं सब कुछ बताने में सफल रह पाया। और सेंसस की जो एक्सरसाइज होती है वो सेंसस कमिश्नर के द्वारा कंडक्ट होती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर। एंड ये जो मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है वो MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये भी याद रखना है ना। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं बता सकता था आपको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये 2 फेजेस जो होते हैं, एक होता है हाउस लिस्टिंग फेज, फिर होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज। तो एक हाउस लिस्टिंग पहले, फिर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन सेकंड होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो काफी कुछ हमको यहाँ पे सीखने को मिला रिगार्डिंग द सेंसस। क्वेश्चंस जो है उन्हीं में से बनेंगे। एक्ट पूछ लेगा या आपको डिजिटल सेंसस वाली बात पूछ लेगा, कब हुआ था लास्ट, वो डिजिटल सेंसस तो पहला ही है, कास्ट इन्यूमरेशन 1931 के बाद पहली बार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे इंडियन रेलवेज to patronize Aabhar online store in a bid to encourage local artisans। तो इंडियन रेलवेज जो है वो आभार ऑनलाइन स्टोर को पैट्रोनाइज करने वाला है, पैट्रन बनने वाला है मतलब उसका। अब
आभार ऑनलाइन स्टोर कहाँ पर है? तो ये जेम में है। जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफिस की खरीदी के लिए। जैसे आप लोग जो गवर्नमेंट में काम कर रहे होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि आपके यहाँ जब टेंडर होता है या कोई चीज़ खरीदना है, सपोज करो आपको एसी खरीदना है या आपको गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है गवर्नमेंट पर्पज से, तो आप जेम पोर्टल पे खरीद सकते हैं। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अलग अलग वहाँ पे सेलर्स रहते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेंडर कर सकते हैं। उसी के अंदर एक ऑनलाइन स्टोर है जिसको हम आभार ऑनलाइन स्टोर बोलते हैं। उसको पैटर्न कौन करेगा? अब इंडियन रेलवेज करने वाला है, इन ऑर्डर टू प्रमोट लोकल टैलेंट। क्यों? क्योंकि जो आभार स्टोर है वो इंडिजिनस ट्राइब्स से, हैंडलूम वीवर्स से, इन सब लोगों से सामान खरीदता है और इंडियन रेलवेज यही चाहता है इसी को प्रमोट करना अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, इनको प्रमोट करना चाहता है। जो आभार स्टोर है वो होस्ट होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, जैसा मैंने आपको बता दिया, और सामान खरीदता है वो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से एंड अलग अलग सेंट्रल एंड स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एम्पोरियम से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। उससे पहले आपको कोट्स ऑफ द डे बता देता हूं मैं। लेट मी टेल यू द कोट्स ऑफ द डे। कोट्स ऑफ द डे में पहला कोट जो हमने लिया है वो है अदायशा त्रिपाठी का, इट इज बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन इमिटेशन। बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे ये कोट, है ना। तो योर ओरिजिनलिटी इज बेटर देन अ सक्सेसफुल, योर फेल्ड ओरिजिनलिटी इज बेटर देन योर सक्सीडेड इमिटेशन। तो हरमन मेलविल का ये कोट है, बहुत प्यारा। इफ यू विश्ड फॉर रेन यू हैव टू डील विद द मड टू, हेमंत मोहंती का अगेन कोट, बहुत अच्छा कोट था। मीन्स देर आर ऑलवेज टू साइड्स, one will be the positive side of it and one will be the negative side, and if you are enjoying the benefits of the positive side then be ready to face the consequences of the negative side too। तो बहुत अच्छा कोट था ये दोनों कोट। आई होप आप लोग और आज एडिशन करेंगे कोट्स का, और कीप डूइंग दैट। अच्छा लग रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, कुछ मेरे को भी नया सीखने को मिलता है कोट आप लोगों से, और डेली 2 से 3 कोट तो नए मिलते ही मिलते हैं, सो दैट इज समथिंग गुड। और देख लेते हैं क्या यहाँ पे एक न्यूज थोड़ी रह गई थी तो वो भी देख लेते हैं। नेवी मॉनिटर्स एवरी चाइनीज शिप एंटरिंग इंडियन ओशन रीजन। अब इस न्यूज में देखो, ठीक है, हमारे जो वाइस एडमिरल हैं संजय वात्सायन जी, उनका अलग अलग चीजें बोलनी थी, लेकिन इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज मिलन 2026 और एक है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, जो कि कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स होने वाला है, वो विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो पहला है मिलन 2026, याद रखेगा ये मिलन 2026 जो रहेगा ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होने वाली है, वन ऑफ द बिग मैरीटाइम एक्सरसाइजेज। इसमें आप इंडिया होस्ट करने वाला है इसको विशाखापट्टनम में। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना है आपको कि ये 55 कंट्रीज इस इवेंट में आने वाली है, इंक्लूडिंग यूएसए एंड रशिया, है ना। तो 55 कंट्रीज विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इंक्लूडिंग यूएसए एंड रशिया, ठीक है। और दूसरा जो था इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, तो ये 9th एडिशन होने वाला है, याद रखिएगा। अभी 8th एडिशन हुआ था, और ये 8th एडिशन कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि बैंकॉक थाईलैंड में 8th एडिशन हुआ था, और अब 9th एडिशन होने वाला है, अगेन इंडिया में होने वाला है विशाखापट्टनम में, क्योंकि 2025 से 27 तक की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है ना, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की। याद रखिएगा जब लास्ट हुआ था तो वहां पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, या इन फैक्ट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है वो इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स के द्वारा के मेंबरशिप में है, और इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2008 में, 2008 में इंडिया ने लॉन्च किया था। वॉलंटरी इनिशिएटिव है among the navies of the littoral states of the Indian Ocean region। जो लिटोरल स्टेट्स है, मतलब जो शेयर करते हैं कोस्ट लाइन विद द इंडियन ओशियन, तो उन स्टेट्स के जो मैरीटाइम है नेवीज हैं उनके मेंबरशिप से बनाया गया है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना। और ये आपका IONS जो है 2008 में स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। 25 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि 4 सब रीजन्स में डिवाइडेड हैं, साउथ एशियन लिटोरल्स, वेस्ट एशिया लिटोरल्स, ईस्ट एशियन लिटोरल्स एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स। तो इसमें डिवाइडेड है ये, और 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, तो 25 और 9 मिलके कितना हो जाता है? 34। तो 34 कुल मिलाकर के ऑब्जर्वर एंड मेंबर कंट्रीज टोटल हैं,
ठीक है। ऑब्जर्वर्स में चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मेडागास्कर ये सब भी आ जाता है। एंड चेयर हर 2 साल रोटेट होता है, तो 25 से 27 का चेयर इंडिया है। एंड 2018 में IONS ने कंडक्ट किया था फर्स्ट एवर ऑपरेशनल एक्सरसाइज, उसको IMSA-REX बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे IMSA-REX के बारे में पूछे तो वो भी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की ही फर्स्ट एवर ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोगों को। आगे मूव करते हैं, आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। जो आज का लीड एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, निरुपमा रॉय जी द्वारा लिखा गया है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। द केस फॉर अ बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। अब देखो इस आर्टिकल में क्या है, सिंपल सी बात है। पहले तो यूएन की बात चल रही कि यूएन के 80 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। 1945 में बना था यूएन, यूनाइटेड नेशंस। उसके पहले क्या था, उसके पहले आप सबको पता कि लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था। लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और नाजी जर्मनी का जब अटैक हुआ, हिटलर का जब राइज हुआ, तो ये समझ में आया कि भाई लीग ऑफ नेशंस सक्सेसफुल नहीं है, तो एक नई बॉडी बनाई गई और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस ने अपना काम कुछ हद तक किया, जो किया 80 साल बीतने को आ गए हैं, 80 साल पूरे हो चुके हैं। और आज अब यूनाइटेड नेशंस के रेलिवेंस पे ऑथर ने बताया कि रेलिवेंट आज भी है, ऐसा नहीं कि रेलिवेंट नहीं है, बट अभी भी यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना ओल्ड टाइम ही शोकेस कर रही है और उसमें बहुत ज्यादा अब चेंजेस की आवश्यकता है। इट नीड्स रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। सबसे बड़ा रीजन जो ऑथर ने दिया है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ऐसा है, ऑथर का ऐसा लगता है। क्योंकि ऑथर ने देखो पहले तो एग्जाम्पल दिया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होने के बावजूद आप देख क्या रहे हैं कि वर्ल्ड में अभी भी इजराइल के बीच में अटैक चल रहा है, वेस्ट बैंक, ये सब गाजा पट्टी, गाजा के ऊपर अटैक चल रहा है। देन यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ये सारे वॉर ऐसे नहीं कि 1 महीने 2 महीने चल रहे हैं, ये सारे वॉर 4-4 सालों से चल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बॉडीज के होने के बावजूद 4-4 साल तक अगर एक साथ 3 से 4 कंट्रीज में वॉर चल रहा हो, 10 से 15 कंट्रीज पॉलिटिकली अनस्टेबल हो, तो कहीं ना कहीं उस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन तो उठेंगे ही उठेंगे। तो इसका रीजन जो ऑथर ने दिया वो ये दिया कि देखो जो पीस कीपिंग की प्रोसेस है यूनाइटेड नेशंस की, अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस की या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये क्या है कि ड्यूरिंग द स्टार्ट तो बहुत अच्छे से चलता है। कि मतलब स्टार्ट जब होती कोई ऐसा वॉर या ये, तो इसमें यूएनएससी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बट जैसे ही थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंटरेस्ट है वो हट जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वेनिंग इफेक्ट के रूप में चला जाता है। मतलब वहां से फिर इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वेन आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी बॉडी का होना जो पॉलिटिकली इंगेज करती रहे एट ऑल पॉइंट्स। मतलब कि ऐसा नहीं कि जब सिर्फ वो फोकस में वो चीज है तभी वो फोकस कर रही है, जब वो फोकस से हट रही है तब भी हमको उस पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो गाजा, जब बिल्कुल गाजा के ऊपर अटैक शुरू हुआ था और गाजा यहाँ पे अटैक कर रहा था इसराइल पे, तो बिल्कुल यूएनएससी भी उसको ट्रैक कर रही थी, रेजोल्यूशन निकल रहे थे। लेकिन जैसे थोड़े बहुत कहीं पीस डील की बात चली या थोड़ी कहीं सीज फायर की बात चली, तो वो पूरा खत्म हो गया यूएनएससी का। अब दोबारा से अटैक हो भी रहा है तो यूएनएससी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो कुल मिला करके जब एक बार इफेक्ट वेन आउट हो जाता है, जब एक बार उससे इंटरेस्ट हट जाता है, लाइमलाइट हट जाती है, तो यूएनएससी का काम करना बंद हो जाता है। तो ऑथर ने कहा ऐसी बॉडी जो लाइमलाइट के हटने के बाद काम कर सके, ऐसी बॉडी चाहिए। इसलिए ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी होना चाहिए, जो कि उस वॉइड को फिल करेगी जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में रह गया है ना, जो उस गड्ढे को फिल करने का काम करेगी, जब वही लाइमलाइट के हटने वाला जो गड्ढा है। तो बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी की बात ऑथर ने यहाँ पे की है। आप लोग भी इसको आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। कभी आपसे यूएन का रेलिवेंस पूछें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेलिवेंस पूछें, तो आप बता दीजिए कि भाई रेलिवेंस तो है, ऐसा नहीं कि रेलिवेंस नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, दोबारा ऐसी बॉडी बना पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए रेलिवेंस तो डेफिनेटली है, लेकिन उसमें कुछ हम रिफॉर्म्स सजेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से बोर्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी जैसी बॉडीज को भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑथर ने कहा है कि भाई ये क्लियरली डिफाइंड स्पेस होगा बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी का, जो कि वो ऑक्यूपाई करेगा। इसके अलावा देखो लिखा है स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। मेन काम जो इसका रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल एंगेजमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट। मेन है आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट यूएनएससी फिर ध्यान नहीं देता है। तो यूएन की जो प्रेजेंस है वो डिसिपेट हो जाती है आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हम इस बॉडी की प्रेजेंस को डिसिपेट नहीं होने देंगे। ये उसी के लिए बनी
बनी ही है मेन, कि ताकि जो डायलॉग्स के थ्रू है, नेशन लेड डायलॉग है, उनके थ्रू ये काम करती रहे। एंड इट वुड नॉट चैलेंज द यूएनएससी अथॉरिटी। ऐसा भी नहीं कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी है यूएनएससी की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला है या डुप्लीकेट करने वाला है उसके एफर्ट्स को, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज क्लियर ऑथर ने कह दी है। एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ सच अ बॉडी वुड डिपेंड ऑन हू सिट्स ऑन द टेबल। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबके लिए ओपन फोरम बन जाए ना। इट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, हेल्दी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए जो ऑल द मेजर पावर्स को रिप्रेजेंट करे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओपन फोरम हो जाए फ्री एक तरीके से, है ना। तो नॉट लाइक दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है यहाँ पे कोई परमानेंट सीट्स का, कोई वीटो पावर वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जो कंट्रीज जुड़ेंगी वो बिल्कुल एज ए इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जुड़नी चाहिए। दैट इज व्हाट द ऑथर सेड। एंड ऑथर ने वही कहा कि जरूरी नहीं कि आपको कुछ नया करने की आवश्यकता है, पहले भी यूएनएससी ने बॉडीज बनाई हुई हैं, दोबारा से वो बनाया जा सकता है। दैट कैन बी डन अगेन, है ना, बहुत ईजी है ये। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो आगे जो आर्टिकल है न्यूज के, लेट्स मूव टू दैट पेज। यहाँ एफपीआई के बारे में आया है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफपीआई के बारे में अगर हम बात करें तो एफपीआई एक ऐसा इंडिविजुअल होता है या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और इन्वेस्ट कर रहा है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब कि हमारे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डायरेक्टली मैनेज और कंट्रोल नहीं करते हैं कंपनीज को। मतलब ये इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग नहीं लेते हैं कि वो डायरेक्ट उनमें उसके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन जाए या फिर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर के आए। ये सब किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाना या ज्यादा मेंबरशिप लेकर के ओनरशिप अटेन करना, ये एफडीआई का काम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वहां पे फिर कंपनीज 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं और मेंबरशिप लेती हैं और अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर के आती हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट लेती हैं। एफपीआई तो बेटा ऐसा है कि जल्द आज प्रॉफिट हुआ तो आज इसमें आ गए, कल उसमें प्रॉफिट हो तो कल वहां चले गए। इसलिए एफपीआई को कई बार हॉट मनी भी कहा जाता है, काफी वोलेटाइल होती है, इसलिए इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यू आईआईपी यूनिट टू प्ले अ वाइटल रोल सेज गोयल। तो एक नई आईआईपी की यूनिट बनाई जा रही है बेंगलुरु में। आईआईपी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, विच इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लिख लेना इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग बना कब था पता है आपको? 1966 में। तो बहुत पुरानी बॉडी है, ऐसा नहीं कि नई बॉडी है। 1966 में हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखिएगा, मुंबई इज द हेडक्वार्टर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो है वो पैकेजिंग रिलेटेड जो रिसर्च है, स्टडी है, कोर्सेज कराती है, सर्टिफिकेशंस कराती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी नई फैसिलिटी जो ओपन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? इन बेंगलुरु। एंड इट विल प्ले अ वाइटल रोल इन पैकेजिंग एजुकेशन, रिसर्च, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। जो काम है उसको ये क्या क्या है? पैकेजिंग के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। शी जिनपिंग टेक सेंटर स्टेज एट द एपिक मीट, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। तो 32वां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स समिट हुआ। कहां पर हुआ? ग्योंगजू सिटी, आपका साउथ कोरिया में। ग्योंगजू सिटी साउथ कोरिया में हुआ। और इसमें एपेक के बारे में आपको बता दूं कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो 1989 में बनाई गई थी। इट वाज क्रिएटेड इन 1989। बनाई गई थी, एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम के रूप में बनाया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पे इंटरडिपेंडेंस को और मैनेज किया जा सके, बढ़ाया जा सके, है ना। इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाया जा सके एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। इसमें 21 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। अगर आप सोचें कि हांगकांग और ताइवान इसमें कैसे हैं, तो इसमें याद रखना ये एक 21 मेंबर इकोनॉमीज नाम दिया जाता है। एपेक की खासियत है कि वो मेंबर कंट्रीज नहीं बोलता,
वो मेंबर इकोनॉमीज बोलता है, ताकि ये हांगकांग और ताइवान को एकोमोडेट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्रेटेरिएट इसका सिंगापुर में है, याद रखेगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वॉलंटरी, नॉन बाइंडिंग एंड कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। कंसेंसन बेस्ड, नॉन बाइंडिंग एंड वॉलंटरी होती है। इकोनॉमिक स्केल की बात करें तो ये रिपोर्ट करता है लगभग 60% ऑफ जीडीपी एंड 48% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो बड़ी बॉडी है। एंड टर्मिनोलॉजी में देखो मैंने बताया कि मेंबर को इनको इकोनॉमीज कहा जाता है, दे आर नॉट नोन एज कंट्रीज, इकोनॉमीज, ताकि हांगकांग और ताइवान इंक्लूड हो सके। कुछ मेजर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बोगोर गोल्स लिखा है ना, बोगोर गोल्स फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन एशिया पैसिफिक के लिए 1994 में बोगोर गोल्स आए थे, वो एपेक के अंतर्गत आए थे। एंड पुत्राजय विजन 2040 जो है वो भी एपेक के अंदर आता है। तो एपेक की अगर ये देखो मैप देख सकते हैं आप लोग, 1989 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था और मेंबर कंट्रीज आपको ये दिख ही रही हैं, एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखेगा। हालांकि हम चाहते हैं मेंबरशिप, बट हमको साउथ एशिया का बोल के हटा दिया जाता है और इसमें सिर्फ एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज हैं, इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो वो इसलिए नहीं ले रहे हैं। आगे देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने और डरा के रख दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। आप सबको बता दो कि न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग यूएसए ने 1992 से नहीं की थी। डिफैक्टो मोरेटोरियम था, अनरिटन बैन था। डिफैक्टो मोराटोरियम मतलब अनरिटन बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, ठीक है ना। एंड इसके अलावा सीटीबीटी नाम की ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको यूएस ने साइन किया था 1996 में। ये जो ट्रीटी है सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सारे न्यूक्लियर टेस्ट को, सारे न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे सिविलियन एक्सप्लोजन हो, उनको कहीं ना कहीं बैन करता है। बट यूएस ने साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। अब डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि हम न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करेंगे, और क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिबल डिटरेंस का काम करेगा, है ना। और चाइना जैसी कंट्रीज को डराने के लिए थोड़ा इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। और दैट इज इट। आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। आज का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी, एक बार जस्ट समरी रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने यूएस की टेस्टिंग के बारे में पढ़ा 1992 के बाद, अब बात से नहीं की है। सीटीबीटी के बारे में पढ़ा, जो यूएस ने साइन तो की है बट रेटिफाई नहीं की है। इसके अलावा अपन ने एपेक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानी, आईआईपी के बारे में जाना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना। 4 तो बड़े टॉपिक यही हो गए। 5वां हमने एडिटोरियल पार्ट में निरुपमा रॉय जी का एडिटोरियल पढ़ा। आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में जाना। हमने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एंड मिलन एक्सरसाइज के बारे में जाना। इसके अलावा हमने सेंसस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की एंड इंडिया और यूएसए के डिफेंस पैक्ट के बारे में जाना। 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने, आई थिंक तीसरे क्वेश्चन का आंसर रह गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज D3 ओनली। बरिंद्र कुमार घोष आई थिंक जुगांतर पार्टी से थे एंड जोगेश चंद्र बनर्जी अनुशीलन समिति से थे, तो वो दोनों एसोसिएटेड नहीं है। तो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।